यह अप्रैल 2023 का दूसरा सप्ताह था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने अपने एक बयान से अटलांटिक के दोनों किनारों पर कूटनीति की जमीन हिला दी थी। फ्रांस के मुखिया ने सवाल पूछा कि अमेरिका और चीन के झगड़े में यूरोप मोहरा क्यों बन रहा है। मैक्रॉन यह बयान देने से ठीक पहले चीन होकर लौटे थे। नाटो का कोई सदस्य यह कहे कि यूरोप को अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए तो यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अंटार्कटिका से बर्फ को अलग कर दे। मैक्रॉन ने 2019 में कहा था कि नाटो की मानसिक मौत हो चुकी है। नाटो इज ब्रेन डेड। क्या इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस को नए रास्ते पर ले जा रहे हैं? फ्रांस और अमेरिका के बीच रिश्तों का इतिहास इतना रोमांचक है कि एक सिनेमा कम पड़ जाएगा। इनमें एक तरफ एक अर्ध युद्ध भी है और दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी। युद्ध सुनकर चौंकिए मत, अमेरिका और फ्रांस के बीच एक परोक्ष जंग भी हो चुकी है। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। लिबर्टे इक्वलिटे फ्रैटर्निटे, यानी लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी। 1789 का साल दुनिया के इतिहास में सबसे निर्णायक वर्षों में गिना जाता है। लिबर्टे इक्वलिटे फ्रैटर्निटे के नारे के साथ फ्रांस की राजनीति में क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। फ्रांस के राजतंत्र के तहत समाज के 3 वर्ग थे जो देश की असेंबली में दखल रखते थे। इन्हें स्टेट्स जनरल कहा जाता था। इसमें एक समूह था धर्माधिकारियों का, दूसरा सामंतों का और तीसरा समूह था आम लोगों का, जिसे थर्ड स्टेट बुलाया जाता था। इस थर्ड स्टेट में किसान और कामगार शामिल थे। 1789 की शुरुआत से ही फ्रांस में यह खबर फैलने लगी कि सामंत और धर्मगुरु मिलकर थर्ड स्टेट के अधिकार छीनना चाहते हैं, यानी किसानों और कामगारों के राजनीतिक अधिकारों में कटौती होने वाली है। फ्रांस के आम लोग मानने लगे थे कि साजिश के पीछे सम्राट लुई 16 का हाथ है। 18वीं सदी के इस दौर को फ्रांस में ग्रेट फियर कहा जाता है। इसी बीच आ गई अनाज की कमी, बढ़ने लगी महंगाई और लोगों का गुस्सा सड़क पर आने लगा। आज़ादी, समानता और बंधुत्व के नारे लगाते हुए फ्रांस के आम लोगों ने सामंतों का राज बेदखल करते हुए बास्तील के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूरोप में घटनाओं का पहिया तेजी से घूमा। 1793 में किंग लुई 16 को मौत की सजा सुनाते हुए फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। फ्रांस में यह घटनाक्रम ब्रिटेन और स्पेन के राजतंत्र के लिए चुनौती था। 1789 के बाद यूरोप में युद्ध शुरू हो गए। एक बड़ी जंग छिड़ गई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इधर 18वीं सदी के अंत में अमेरिका ब्रिटेन से आज़ादी के करीब था। 1775 से 1783 के बीच अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने साझा मोर्चा बनाया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। इन उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी थी। 1783 में पीस ऑफ पेरिस समझौता हुआ, जहां यह जंग खत्म हुई और ब्रिटेन ने अमेरिका की आज़ादी को स्वीकार कर लिया। इस समझौते में एक तरफ इंग्लैंड था तो दूसरी ओर अमेरिका, फ्रांस और स्पेन। अमेरिका की इस आज़ादी की जंग का फ्रांस से बेहद करीबी रिश्ता था। इस रोमांचक और व्यापक जंग के दौरान फ्रांस ने अमेरिकी स्वाधीनता सेनानियों को गोला बारूद, कपड़े और सीधी सैन्य सहायता भी दी थी। फ्रेंच नौसेना ने वर्जीनिया में ब्रिटिश जंगी जहाजों से जंग की और जॉर्ज वाशिंगटन की फौज को सुरक्षित किया। यॉर्कटाउन में ब्रिटेन की सेना को हराने में फ्रेंच फौजों की बड़ी भूमिका थी। इंग्लैंड से आज़ादी के बाद अमेरिका दुनिया में अपने जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में फ्रांस उसका सबसे करीबी दोस्त था। 1778 में फ्रांस और अमेरिका के बीच एक संधि हो चुकी थी। यह संधि दरअसल ब्रिटेन के खिलाफ थी। इतिहास कैसे बदलता है, इसकी सबसे बड़ी नज़ीर यूरोप और अमेरिका के ताजे रिश्ते हैं। अमेरिका को गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन आज उसका सबसे करीबी दोस्त है, जबकि फ्रांस के साथ रिश्तों में खटास आती जाती रही है। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, जिसका नेतृत्व फ्रांस के सम्राट लुई 16 ने किया था। 1789 की क्रांति ने उनका तख्ता पलट दिया और यह क्रांति होते ही यूरोप में कई मुल्कों के तख्त हिलने लगे। पूरे यूरोप में राजशाही सख्ते में थी क्योंकि आम लोग सड़क पर आ गए थे। यही वो मौका था जब फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका आज़ादी के बाद समृद्धि जुटा रहा था। अमेरिका की राजनीति फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध को लेकर 2 हिस्सों में बटी थी। एक हिस्सा पुराने दोस्त फ्रांस के साथ जाना चाहता था
और दूसरा नए रिश्तेदार ब्रिटेन के साथ। शुरुआत में अमेरिका ने इस जंग से खुद को अलग कर लिया। अमेरिका के कारोबारी उस वक्त तक कैरिबियाई इलाकों में कारोबार नहीं कर पाते थे। इस छूट के लिए अमेरिका ने 1794 में ब्रिटेन से एक समझौता किया था, जिसे जे ट्रीटी कहा जाता है। इस संधि से अमेरिका के कारोबारियों को कैरिबियाई इलाकों में कारोबार करने की छूट मिल गई। बस इस संधि के बाद फ्रांस भड़क उठा। यह उसके पुराने दोस्त की दगाबाजी थी, जिसे उसने आजादी की लड़ाई में मदद की थी। अमेरिका अब फ्रांस के दुश्मन यानी ब्रिटेन के साथ हो लिया था। देखते देखते अटलांटिक के समुद्र में फ्रांस और अमेरिका के बीच एक छद्म युद्ध छिड़ गया। इतिहास इसे फ्रेंच अमेरिकन क्वासी वार के नाम से जानता है। उस दौरान दुनिया के देश भाड़े के सैनिकों और समुद्री डाकुओं को जंग करने का ठेका देते थे। इन्हें प्राइवेटियर्स कहा जाता था। फ्रांस ने अपने सबसे पुराने दोस्त यानी अमेरिका के खिलाफ समुद्री डाकुओं को जंग में उतार दिया। प्राइवेटियर्स ने कैरेबियन समुद्री इलाके में अमेरिका के जहाजों को लूटना और बंधक बनाना शुरू कर दिया। देखते देखते अमेरिका के 300 जहाजों पर कब्जा हो गया। अमेरिका ने आजादी की जंग के दौरान फ्रांस से कर्ज भी लिया था। गुस्से में वाशिंगटन की सरकार ने इस कर्ज का भुगतान बंद कर दिया। अब फ्रांस और अमेरिका के बीच सीधी जंग के मोर्चे बंधने लगे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडम्स युद्ध टालना चाहते थे। उन्होंने शांति और सुलह के लिए 3 राजनयिकों को पेरिस भेजा। इन्हें फ्रांस के विदेश मंत्री चार्ल्स मॉरिस दे टेलीग्रैंड से मुलाकात करनी थी, लेकिन अमेरिका के दूतों को फ्रांस ने भाव ही नहीं दिया। उन्हें ऐसे अफसरों से मिलवा दिया गया जिन्होंने अमेरिका से भारी रिश्वत की मांग कर दी। राष्ट्रपति एडम्स की यह मुहिम औंधे मुँह गिरी। देश के भीतर विरोध से बचने के लिए फ्रांस भेजे गए राजनयिकों के नाम तक नहीं बताए गए। राष्ट्रपति एडम्स ने कांग्रेस के सामने इन्हें XYG कहा और यह मिशन अमेरिकी इतिहास में XYG अफेयर के नाम से दर्ज हो गया। अब अमेरिका को परोक्ष युद्ध में उतरना पड़ा। आनन फानन में 6 जंगी जहाज बनाए गए। कई कारोबारी जहाजों को जंगी साजो सामान से लैस किया गया। 1798 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियन, कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट नाम से 3 फ्रिगेट कैरेबियन समुद्र में उतार दिए। इसके बाद अमेरिका के बेड़े में जंगी जहाजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। इतिहास बताता है कि फ्रांस के प्राइवेटियर्स के खिलाफ इस बार इस जंग में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका ने प्राइवेटियर्स को बुरी तरह हराकर अपने जहाज छुड़ा लिए। सन 1800 में मॉटे फॉन्टाइन की संधि के साथ अमेरिका और फ्रांस के बीच यह छद्म युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के 80 साल बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि इतिहास ने दांतों तले उंगली दबा ली। इन 80 सालों में अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते सुधर चुके थे। फ्रांस के विचारक और अमेरिकी विशेषज्ञ एडुआर्ड डी लोबले अमेरिका के लोकतंत्र पर फिदा थे। फ्रांस को अमेरिका से प्रेरणा मिल रही थी। लोबले ने अमेरिका के लिए एक स्मृति चिन्ह बनाने का प्रस्ताव किया। यह स्मारक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दिया जाना था। लोबले दरअसल लिबर्टी यानी आजादी के विचार के दीवाने थे। उस वक्त तत्कालीन फ्रांस में शासन के खिलाफ मध्यवर्ग आंदोलित था। इस आजादी के नए माहौल में 1865 में मशहूर मूर्तिकार फेडरिक अगुस्त बख्तुल्दी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर काम शुरू किया। इसके लिए धन जुटाने के वास्ते वह अमेरिका तक गए। मूर्ति के कुछ हिस्से बनाकर अमेरिका में दिखाए गए और जनता से पैसा जुटाया गया। बाद में एफिल टावर बनाने वाले इंजीनियर गुस्ताव एफिल भी इस परियोजना से जुड़े। 1884 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनकर तैयार हुई। 115 फीट ऊंची और 255 टन की प्रतिमा। आजादी के इस चिरंतन प्रतीक को पेरिस में प्रदर्शित किया गया और फिर बाद में इसे कई हिस्सों में बांटकर न्यूयॉर्क सिटी भेजा गया, जहां इसे दोबारा जोड़कर न्यूयॉर्क हार्बर में स्थापित किया गया। अब मैक्रां की अगुवाई में अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते फिर बिगड़ गए हैं। यूरोप में लोगों को फ्रेंच राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल का वह दौर याद आ रहा है जब उन्होंने फ्रांस को नेटो से दूर कर लिया था। डी गॉल ने अमेरिकी डॉलर के दबदबे के खिलाफ मुहिम चलाई थी और फ्रांस को नाभी की ताकत बना दिया था। मैक्रां क्या इतिहास को एक नया किस्सा देंगे या अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते वापस गर्मजोशी की तरफ लौट जाएंगे? वक्त बताएगा। अब देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।